हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की 3rd नंबर की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहली और दूसरी वीडियो आपने देखी होगी। देखो, सारे वीडियोस को जब आप सीक्वेंस में देखोगे तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा और नोट्स भी बनाया करो, सिर्फ ऐसे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। सो पेन कॉपी निकाल लो और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखो। सो राइट डाउन द हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इन फिजिक्स। देखो, फिजिक्स में फील्ड का कॉन्सेप्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट है और हमें कई तरह का, कई जगह पे फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। तो फील्ड कितने तरह की हमें पढ़ने को मिलती है, पहले वो देखते हैं। फील्ड का जो भी कॉन्सेप्ट है अभी समझेंगे उसको डिटेल में। सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है क्लास 11th में, इस चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद जब आप क्लास 12th में जाओगे तो स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप फिर एक फील्ड पढ़ोगे, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मैग्नेटिज्म जब स्टार्ट होगा तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर थोड़ा सा और आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इतने तरह के फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। इन सब का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो एक जैसा है। तो यानी किसी एक को भी हम अगर पूरे दिल से, पूरे मेहनत से अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी को भी समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बनाना पड़ा, फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, उन पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हैं। तो अब चाहे तो आप पहला हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड। सो हेडिंग बना लें, ग्रेविटेशनल फील्ड। डरो मत, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। सिंस पहली बार आप इस फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हो तो इसलिए इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे। फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा फोर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स में बहुत तरह के फोर्स लगते हैं, उनका अगर हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो हम फोर्स का कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें रियल फोर्स, सूडो फोर्स। एक क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉर्मल रिएक्शन। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन तभी लगता है जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं। फिर मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इन सारे क्लासिफिकेशंस को बहुत ही डिटेल में समझाया था और वहां यह भी बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन लगने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना ही जरूरी नहीं है, प्रेसिंग नेचर भी होना चाहिए। तो फोर्स में कैटेगरी हो गई कांटेक्ट फोर्स की, यानी फोर्स लगने के लिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन, कांटेक्ट होना जरूरी है। और एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी नेचर में कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जिनके लगने के लिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट होना, कोई भी कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। सूरज हम लोगों से बहुत दूर है, अर्थ में और सन के बीच में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिर भी अर्थ में और सन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अर्थ में और मून में लगभग 20 लाख किलोमीटर की दूरी है, फिर भी दोनों के बीच में इतना वास्ट डिस्टेंस होते हुए भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है।
वैसे ही दो चार्जेस के बीच में कोई बीच में कांटेक्ट नहीं हो, फिर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। बचपन में हम सभी लोगों ने लोहे और चुंबक के साथ खेला है, चुंबक चुंबक के साथ खेला है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, या कोई भी मैग्नेट लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है, जबकि दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। एक पावरफुल मैग्नेट यहाँ हो, एक लोहे की कील यहाँ हम रखें, तो वही ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि बीच में दोनों के कोई भी कांटेक्ट एज सच नहीं है। अगर मुझे उस टेबल को खींचना हो तो एक तो मैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं तो बिना कांटेक्ट के लग रहा है। अगर उस ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ दें, अगर ऐसे मुझे इसको खींचना हो तो समहाउ मुझे इसके साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। अब चाहे हम रस्सी बांधकर रस्सी के टेंशन फोर्स से इसको खींचें, या डंडे में हुक जैसा कोई जुगाड़ लगा के उससे इसको खींचें, या किसी रॉड से इसको धक्का दें, उस तरफ इसको खिसकाएं, समहाउ मुझे इसके साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। बट यहां हम देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, एक का मास है m1, एक का मास है m2, दोनों के बीच में वास्ट डिस्टेंस है, गैलेक्टिक डिस्टेंसेस हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी कनेक्शन के खींच रहा है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ा सा फिशी हो जाता है, इस तरह से थ्योरी डेवलप करना कि यार एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, फिर भी ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो साइंस में हम हमेशा क्या लगाते हैं, हर चीज के आगे क्वेश्चन मार्क। तो इसके आगे भी अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं कि ये उसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, बिना कॉन्टेक्ट के भी कैसे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हमें एक ऐसी थ्योरी और चाहिए जो इसको इजीली एक्सप्लेन कर सके कि भाई पहले ये चीज होती है और फिर इसकी वजह से फोर्स लगता है। तो अब इस पर्टिकुलर एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फिर साइंटिस्ट सोचने लगे कि अब कैसा कॉन्सेप्ट गढ़ा जाए जिसकी वजह से एक्शन एट अ डिस्टेंस या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एक्शन को हम डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो अब देखो फिर क्या हुआ, फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आया, इसको समझने के लिए फिजिक्स की दुनिया से बाहर निकल के अपने रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ में हम सभी लोगों ने क्लासेस अटेंड करी हैं, ऑनलाइन वाली नहीं, ऑफलाइन, ऐसे कोचिंग क्लासेस या स्कूल की क्लासेस। ये स्कूल का एक क्लासरूम है, इसमें बेंच टेबल पे ढेर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक तरफ लड़के बैठे हैं, एक तरफ लड़कियां बैठी हैं। सोचो जरा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और सोचना। इस क्लासरूम में जब टीचर नहीं होता तो क्या हो रहा होता है, बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई फोन चला रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई उधर लड़कियों को देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा अफरा तफरी वाला माहौल होता है, काफी शोर भी हो रहा होता है। लेकिन इसी क्लासरूम में जब कोई टीचर आ जाता है तो बताओ अच्छा, क्या क्लासरूम का जो माहौल है, जो वहां का इन्वायरमेंट है, क्या वो चेंज होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और अगर कोई डरावना खतरनाक सा टीचर आ जाए जो कुछ पूछने में पहले ही बच्चों को डांट देता है, पीट भी देता है, तो ऐसे टीचर के आ जाने पे एकदम क्लास खामोश हो जाती है। होता है ना ऐसा? तो यहां अगर कोई स्टूडेंट बैठा है तो इनके आने भर से ये इनके इफेक्ट को महसूस करता है। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनके एक तरह से इन्फ्लुएंशियल रीजन में आ जाता है और इस पे इनका इफेक्ट लगता है। ये इनके इफेक्ट को, इनके प्रभाव को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? फिर जैसे मान लो आप मार्केट में जा रहे हो, सड़क के किनारे ऐसे मार्केट लगी हुई है, आप यहां पे खड़े हो, सब्जी खरीद रहे हो, तब यहां पुलिस की गाड़ी आती है और इसमें से एक इंस्पेक्टर निकलता है, 3-4 उसके साथ कांस्टेबल्स निकलते हैं। अब बताओ अच्छा, यहां का माहौल पहले और इस इंस्पेक्टर और 3-4 कांस्टेबल के आ जाने के बाद सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। जैसे ही पुलिस हम लोग देखते हैं अपने अगल बगल, वैसे ही हमें भी थोड़ा हेजिटेशन महसूस होने लगता है। यहाँ के जो चिंदी चोर होते हैं साइड से इधर उधर पतली गली पकड़ के निकलने लगते हैं, लोग भी अटेंटिव हो जाते हैं कि यार क्या हो गया। तो पुलिस या इंस्पेक्टर हमें या किसी भी पर्सन को डायरेक्टली टच नहीं करता,
लेकिन सिर्फ उनके प्रेजेंस से एक तरह से यहाँ एक इन्फ्लुएंशियल ऐसा एरिया डेवलप हो जाता है कि कोई भी आदमी अगर उस एरिया में होगा तो उस पे इनकी प्रेजेंस का एक इफेक्ट फील होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही मान लो आप कहीं हो, ट्रेन में ही मान लो हो, अभी अकेले आप बैठे हो, अब वहीं पे 3-4 खूबसूरत लड़कियां आ जाती हैं और आपके सामने वाली सीट पे बैठ जाती हैं। अब बताओ, अच्छा क्या वहां के माहौल में पहले और अभी कोई फर्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पहले के माहौल और अब के माहौल में कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा। अब एक्चुअली उसको नहीं बताया जा सकता कि क्या चेंज होता है, बट चेंज तो होता है। अब इनसे आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके प्रेजेंस की वजह से आपके ऊपर एक इफेक्ट महसूस होगा। तो रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कुछ कुछ केसेस में कि एक पर्सन या पर्सन्स की वजह से, उनके प्रेजेंस की वजह से आसपास एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड, आसपास एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाता है जिसमें अगर कोई और पर्सन हो तो उस पे इनका इफेक्ट फील होता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी अप्लाई होता है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, या दो मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस है। हम सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे? ये कोई मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होगा, ये अपने चारों तरफ स्पेस टाइम में, अपने चारों तरफ कहां? स्पेस टाइम में और 3 डायमेंशन में। मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है तो ये अपने चारों तरफ, यानी along x, along y और along z, 3 डायमेंशन में एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड क्रिएट करता है। तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है? एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड क्रिएट करता है। मास की वजह से अगर होगा तो इस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। अगर कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो इन्फ्लुएंशियल फील्ड होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। कोई मैग्नेट है या करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से चारों तरफ जो इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप होगी उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो कोई भी मास, उसके चारों तरफ का वो 3 डायमेंशनल फील्ड जिसमें हम उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को फील कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल इफेक्ट को फील कर सकते हैं मतलब इसके फील्ड में अगर आप किसी दूसरे मास को रखोगे तो इसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इससे पहले तो हमने ये फील्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, हमने सीधे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें मासेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब उसको अगर हम बारीकी से समझें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसमें मास होगा वो सबसे पहले अपने चारों तरफ 3 डायमेंशन में स्पेस टाइम में एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप करता है, और अगर उस फील्ड में कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स क्रिएट होगा, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। तो अगर इसको ऐसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो हम बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो उसके चारों तरफ का वो 3 डायमेंशनल फील्ड जिसमें हम उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को फील कर सकते हैं। इसका टेक्निकल मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस करने का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर वहां पे ले जाएंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसी 3 डायमेंशनल फील्ड को किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हम इस फील्ड को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि फील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे गढ़ा गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होगा वो क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप करेगा। उस इन्फ्लुएंशियल फील्ड में अगर कोई दूसरा पार्टिकल रखा जाएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अब ये बेसिकली एक 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पर निकाला जाता है, या कई सारे ऑब्जेक्ट्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर निकाला जाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा स्पेस की प्रॉपर्टी है, और अगर इसका इंटेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करें, अभी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो हमेशा स्पेस के किसी पॉइंट पे निकाला जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट पे निकलता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा स्पेस के किसी पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली आपको समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, अभी धीरे धीरे और समझेंगे कि ये आगे कहां तक जाएगा,
इसको हम कैसे फिजिकल क्वांटिटीज में ढालेंगे ये समझेंगे धीरे धीरे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक हमेशा इन्फ्लुएंशियल फील्ड होती है, जिसमें अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का लगना बेसिकली एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ 3 डायमेंशनल ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, उस फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अब ये तो एक हाइपोथेसिस हो गई, एक परिकल्पना हो गई कि भाई समझाने के लिए कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे एक्ट करता होगा, हमने एक जुगाड़ मान लिया कि इसके चारों तरफ कुछ है, इनविजिबल सी चीज। क्या मान लिया हमने उसको, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर इसको फिजिक्स में ढालना है तो हमको फिजिकल क्वांटिटी इसके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला, इसको हम बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिख लेना आप। पहला, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको कुछ बुक्स में ई से रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ बुक में आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आई लिखूंगा, आपकी मर्जी, आप चाहो तो ई भी लिख सकते हो, आई। और ये याद रखना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे जो उसकी वजह से फील्ड डेवलप हुई है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, उसकी पावर कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको हम जिस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं या जिस फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी इसको पढ़ेंगे और इसका फॉर्मूला निकालेंगे। पहले आप स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठाओ। दूसरा, इसी ग्रेविटेशनल फील्ड को हम एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय विभव, विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, V। ये एक ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अच्छा, ये दोनों एक ही फिजिकल फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों में आपस में भी कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी आपस में कनेक्शन होता है, आपस में फॉर्मूला होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये आपको बुक्स वगैरह में जनरली नहीं मिलेगा, इसका कोई खास जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। ये है बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी लाइंस से कहा कि इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक खोलोगे 12th की तो ऐसे देखने को मिलेगा कि एक चार्ज है Q, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लाइंस बनाई गई हैं। ये लाइंस एक्चुअली में नहीं होती, ये बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपने देखा होगा कोई गॉड है, जैसे लॉर्ड बुद्धा हैं, तो उनके फोटो में सर के पीछे ऐसे चक्र बना देते हैं या लाइट निकलते हुए ऐसे बनाया जाता है, ताकि उनकी जो पर्सनालिटी है उसको और ग्लोरीफाई किया जा सके। उसी तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रियली में नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर। फिर वैसे ही
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका वैसे इस चैप्टर में खास यूज नहीं है, तो इसको फिलहाल छोड़ देंगे, लेकिन आप नोट करने में लिख लेना इसको। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि किसी भी मास के चारों तरफ जो फील्ड होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किन 3 तरीकों से उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसको समझते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, which is intensity of gravitational field। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास होगा तो अपने चारों तरफ 3 डायमेंशन में एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप करता है। तो मास तो किसी भी चीज में हो सकता है, रॉड हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, इनफाइनाइट रॉड हो सकता है। तो यहां हम जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, ये पढ़ेंगे ड्यू टू ए पॉइंट मास। पहले इसी का बेसिक वाला फॉर्मूला निकालेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे, फिर आगे जब न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी लेंगे, स्फीयर का भी केस लेंगे, रिंग का भी केस लेंगे, कई सारे चार्जेस का भी केस लेंगे, इनफाइनाइट रॉड का भी केस लेंगे। अभी फिलहाल किसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड समझनी है, ड्यू टू पॉइंट मास। तो ये आ गया हमारा एक पॉइंट मास, इसका मास कैपिटल एम मान लें, अगर आप बुरा ना मानो तो कैपिटल एम ले लेते हैं। अब पढ़े गए सिद्धांत के अनुसार, हाइपोथेसिस के अनुसार, थ्योरी के अनुसार, ये चारों तरफ 3 डायमेंशन में, यानी इधर भी पीछे भी एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप करता है, जिसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे जाती देखो इनफाइनाइट तक है, तो आप चाहे तो ऐसे ऐसे डॉट 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 भी लगा सकते हो। हालांकि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक होती है, लेकिन जाएगी इनफाइनाइट तक। अब इससे अगर कहा जाए कि भाई आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी स्पेस में, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरी वजह से यहां पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा किसी स्पेस के पॉइंट पे निकालते हैं। तो एक पॉइंट है पी, हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वजह से यहां पे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो पहले हम सोचते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड करता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो क्यों ना एक यहां पे मास रख लिया जाए और उस पर फोर्स देखा जाए। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, फोर्स कम होगा तो इसके फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होगी। लॉजिकल लग रही है बात, सही है ये बात। तो अब यहां पे कोई मास रखने में हो सकता है मैं कुछ और मास रखूं, आप कुछ और मास रखें, इसलिए क्या किया जाता है, यहां पे जो मास रखा जाएगा इसको बोला जाता है टेस्ट मास। टेस्ट मास मतलब पहली बात तो बहुत ही छोटा होगा, बुक्स में आप देखेंगे लिमिट m0 टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही हल्का सा मास होगा और सभी को यही मास रखना है m0 और इस पे लगने वाले फोर्स को देखना है। तो अगर ये m0 इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो बताओ अच्छा ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ना। अब तो वो वाली बात नहीं है स्ट्रेंज की भाई इसकी में कोई कांटेक्ट नहीं है, अब इसकी फील्ड है यहां तक, तो अगर इसके फील्ड में ये ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं Fg। तो यहां पे जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कैसे डिफाइन की जाती है, I इज इक्वल्स टू Fg डिवाइडेड बाई m0। ये है इसकी डेफिनेशन, ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू इस टेस्ट मास पे जितना भी फोर्स लगे वो फोर्स डिवाइडेड बाई दैट मास। ये देखो आता है, प्यार से फॉर्मूला बनवाता है और चुपचाप कट लेता है। ये फाइनल फॉर्मूले में कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज। इसको रख के टेस्ट करते हैं कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। यहीं से
एक चीज तो क्लियर है कि इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर केजी। तो यहां पॉइंट नंबर 1 में लिख लेना कि इसकी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन पर केजी। यह पॉइंट मैं आगे आपको बता दूंगा लिखने के लिए, रहने दो अभी मत लिखना, न्यूटन पर केजी। उसके बाद देखो ये जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है F इज इक्वल्स टू ma से अगर हम देखें मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास की यूनिट केजी इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये केजी। न्यूटन को हमने चेंज कर दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सारी एसआई यूनिट्स ले ली, मतलब वो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके फॉर्म में ले लिया। तो केजी से केजी कैंसिल, यानी इंटेंसिटी की जो यूनिट आ रही है, एक तो यूनिट ये न्यूटन पर केजी होगी और एक यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगी। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो आप इंटेंसिटी को ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी पॉइंट मास की वजह से आर डिस्टेंस पे, किसी भी पॉइंट पे इसका जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो कैसे मेजर कर सकते हैं, वो ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि इस पे एक टेस्ट चार्ज आप ले जाओ, जितना फोर्स लगेगा फोर्स डिवाइडेड बाय दैट मास। एक तो तरीका ये हो गया। एक ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि यहां पे अगर हम टेस्ट चार्ज ले जाके रखे तो इंटेंसिटी की यूनिट देखो सीधे सीधे एक्सेलरेशन की यूनिट के इक्वल आ रही है ना, यानी इस पे फोर्स लगेगा और अगर ये फ्री टू मूव है, जैसे मान लो यूनिवर्स में यही दो ऑब्जेक्ट है, बीच में एकदम एम्प्टी स्पेस है, तो इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी तो आएगा। तो इसमें जितना एक्सेलरेशन आएगा उस एक्सेलरेशन को मेजर करके भी हम चाहे तो इसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। एक तरह से इंटेंसिटी सीधे सीधे उस पे लगने वाले एक्सेलरेशन के इक्वल है। अगर बहुत तेजी से एक्सेलरेट हुआ इसका मतलब ये तगड़ा मास है, इसकी फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है इसका मतलब मास भी रद्दी है और इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी वो भी बेकार है। समझ गए? दो तरीके हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने का, उसको मेजर करने का। तो यूनिट में ध्यान देना, न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों यूनिट हो सकती है। फिर देखो ये शुरू में ही मैंने बताया था कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये वेक्टर है तो इसमें कौन सा वेक्टर है, ऊपर वाला फोर्स। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से अगर आप किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देख रहे हो तो टेस्ट चार्ज रखो, ये इसको हमेशा खींचेगा ही खींचेगा अपनी तरफ। तो जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से स्पेस के किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट होती है, हमेशा उस ऑब्जेक्ट की ही तरफ होगी। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरी वजह से यहां पे जो भी इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड चाहे जितना भी होगा, डायरेक्शन हमेशा मेरी तरफ होगा। इस पॉइंट पे मेरी तरफ, इस पॉइंट पे मेरी तरफ। समझ गए? हमेशा डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट की तरफ, जो इस फील्ड को क्रिएट कर रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले का आगे अभी यूज होगा। अब इसमें हम कई सारे नोट्स लिखते हैं, नोट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। नोट्स में नोट नंबर 1, पहला नोट आपको क्या लिखना है, इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ आई विल बी न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें लगा लेना स्टार, और स्टार का मतलब आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंटेंसिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में इस फॉर्मूले I इज इक्वल्स टू एफ जी बाई एम नॉट से इफ एम नॉट इज इक्वल्स टू 1 किया जाए, इसको 1 किलो ले लो तो यहां से हमें I की वैल्यू मिलेगी एफ जी। तो ऐसे हिंदी में वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, किसी भी m मास के पॉइंट मास की वजह से उससे r डिस्टेंस पे या उससे किसी भी डिस्टेंस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो उस पॉइंट पर रखे 1 kg के टेस्ट मास पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी।
1 kg का टेस्ट मास रखो, जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी के। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नोट नंबर 3, इसी फॉर्मूले से देखो, फ्रॉम I इज इक्वल्स टू एफ जी डिवाइडेड बाई एम नॉट। एफ जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू एम नॉट। हालांकि ये फॉर्मूले में एम नॉट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम सभी के लिए लगा देते हैं फॉर्मूला, तो इन जनरल चाहे तो हम सिंपली एम भी लिख सकते हैं। यानी अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि भाई किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड 10 न्यूटन पर केजी है, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, और कहा जाए कि यहां पे अगर हम 2 केजी का एक ऑब्जेक्ट रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, उस पॉइंट पे जितनी भी इंटेंसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाई जो भी मास वहां पे रखेंगे, 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हो, कोई मास रखा जाए और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर मास दिया जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया जाए या किसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लें तो इस फॉर्मूले से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो डायरेक्शन है वो तो पता ही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में होगा, या हमेशा इस मास की तरफ होगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब लेते हैं इसमें अगला नोट, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 देखो क्या है, ये जो फॉर्मूला पढ़ा अभी हम लोगों ने, I इज इक्वल्स टू एफ जी बाई एम नॉट, इसमें एफ जी की वैल्यू लिखते हैं न्यूटन्स लॉ से। एफ जी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल जी m1 इसका मास, m2 उस टेस्ट चार्ज का मास, सॉरी टेस्ट मास का मास, डिवाइडेड बाई बीच की सेपरेशन r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये m0। देखो ये m0 निपट गया। I की वैल्यू आई, या I का एक तरह से फॉर्मूला आया gm बाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला कम यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। I इज इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वायर। इसी में बगल में ऐसे लिख लेना, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, I प्रोपोर्शनल टू है m और I प्रोपोर्शनल टू है 1 बाई आर स्क्वायर। यानी मास अगर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर ये 1 kg का है तो यहाँ पे जितना भी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी, अगर ये 100 किलो का हो जाए तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे वो मार्केट वाला एग्जांपल याद है, वैन में से अगर सपोज सिर्फ एक कांस्टेबल निकलता तो वहां पे उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसमें, और सपोज करो कि उस पूरे एरिया का डीएसपी आ जाए, उसके साथ कई गाड़ियां आ जाए, वो बाहर निकले तो बताओ अच्छा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना। ठीक वैसे इसमें भी होता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वजह से स्पेस के किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगी। और I प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी। डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी। ये तो सभी के साथ होता है, साउंड के साथ भी होता है। साउंड में जैसे मैं अभी सोर्स हूं, आप यहाँ पे बैठे हो, थोड़ा दूर चले जाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और दूर चले जाओगे तो और कम हो जाएगी, और दूर चले जाओगे तो सुनाई देना ही बंद हो जाएगा। लाइट के साथ भी वैसा ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ऐसा ही होता है। ये सारे जो हम लोग फंडे पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में एप्लीकेबल होंगे। फॉर्मूला भी लगभग उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें बस अलग अलग होंगी। तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होती है। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखो किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट से स्पेस के किसी पॉइंट तक इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पहुंचने में, एक्सपैंड होने में टाइम लगता है। नोट नंबर 5, टाइम लगता है r/c के इक्वल। लिख लेना कि m मास के ऑब्जेक्ट से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड को पहुंचने में, उसको फैलने में टाइम लगता है। और टाइम की वैल्यू कितनी होती है, r/c। r क्या है, इससे डिस्टेंस, और c है
स्पीड ऑफ लाइट। नोट नंबर 6 में ये जो इंटेंसिटी है, इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि सपोज यहां पे एक मास है m1, यहां एक मास है m2, यहां एक मास है m3 और ये है स्पेस का एक पॉइंट P। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था। फिर से बता देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड अन्य ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर पूछा जाए कि इस P पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P, तो ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ही फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्या करेगा, ये P पॉइंट पे अपना फील्ड देगा, इसकी वजह से P पॉइंट पे इसकी अपनी फील्ड क्रिएट होगी, इसकी वजह से P पॉइंट पे अपनी फील्ड क्रिएट होगी। ये मान लो I1 है, ये मान लो I2 है, ये मान लो I3 है। तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी का वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर 2 होगा केवल तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R = √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। कई सारे होंगे तो रिजोल्यूशन करके, ऐसे कई सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने पीछे कई बार किए ही हैं। तो अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां आप देख लेना कैसे सॉल्व करते हैं। 3-4 आएगा तो रिजोल्यूशन करके फाइनली फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब यह है कि P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर सम से निकलेगी। ये सारे पॉइंट भी क्लियर हो गए। अच्छा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक आखिरी नोट, इस नोट में लिख लेना आप कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास की वजह से या कई सारे मासेस की वजह से या किसी भी मास सिस्टम की वजह से हमेशा स्पेस के किसी पॉइंट पर निकालते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी भी मास की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, कई सारे ऑब्जेक्ट्स की वजह से या कोई भी मास सिस्टम हो उसकी वजह से हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर निकालते हैं। दोनों में फर्क है, इसको भी आप लिख लेना। अब कुछ बेसिक से एग्जांपल्स लेते हैं। ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है I = Gm/r², इसी पे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। है तो ये पॉइंट मास के लिए, लेकिन जब तक बोला ना जाए तब तक आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला, है ना, पॉइंट मास मानते हुए। जैसे एक आदमी ले लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं 100 kg, इसका नाम है मकड़ू। इसकी वजह से 1 मीटर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है स्पेस का, वहां पे हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, इसको पॉइंट मास की तरह लेते हुए। तो यही फॉर्मूला है, I = G की जगह 6.67 × 10⁻⁻11, मास है 100 kg, डिस्टेंस है 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये आएगा 6.67 × 10⁻⁻9, और यूनिट क्या लिखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ये स्टैंडर्ड यूनिट ये लिखा करो, न्यूटन पर केजी। डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा इस आदमी की तरफ, इस सोर्स की तरफ जो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट कर रहा है। क्या यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, बिल्कुल होगी। यहां पे होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, बिल्कुल होगी। यहां होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, बिल्कुल होगी। इसके चारों तरफ हर जगह होगी। और इस फॉर्मूले में देखो, जब तक तुम आर को इनफाइनाइट नहीं करोगे तब तक ये जीरो नहीं होगा। तो ऐसे इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक। हालांकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, रद्दी वैल्यू है, लेकिन अगर ऐसे हम देखें मैथमेटिकली तो जब आर इनफाइनाइट होगा तभी आई जीरो होगा। तो इसकी फील्ड एक्सटेंडेड होती है। सोचो इस यूनिवर्स में कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, सब इनफाइनाइट तक अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किए हुए हैं। यानी क्या क्या हो रहा है यूनिवर्स में। खैर, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कुछ फोर्स वाला जो पहला वीडियो था उसके न्यूमेरिकल सब आपको याद आएंगे। तो वहां जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स किए थे हम लोगों ने, वहां फोर्स कैलकुलेट किया था, बस उस मास को हटा दो, फील्ड कैलकुलेट करो। फॉर्मूला भी लगभग एक जैसा है, और ये भी वेक्टर है, वो भी वेक्टर है, तो ऑपरेशंस भी एक जैसे ही होंगे। जैसे
एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए। यहाँ पे एक पॉइंट मास है m, यहाँ भी एक पॉइंट मास है m, और यहाँ मास नहीं है, यहाँ बस पॉइंट है p, यानी जो वर्टेक्स है। यहीं पे आपको इन दोनों की वजह से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये वाला अपनी इंटेंसिटी देगा, मान लेते हैं I0, ये वाली अपनी इंटेंसिटी देगा, इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा I0 ही होगी ना, मास सेम सेम, डिस्टेंस सेम सेम, तो इंटेंसिटी भी सेम सेम। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगी? इन दोनों का वेक्टर सम। कैसे करेंगे? I0 स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर प्लस 2 I0 कॉस थीटा, दैट इज कॉस 60 डिग्री। यही होता है ना भाई फॉर्मूला, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। वही तो फॉर्मूला लगाए क्लास 11th वाला। 2 से cos 60 कट जाएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। I0 स्क्वायर, ये भी I0 स्क्वायर, 3 I0 स्क्वायर, तो IP हो गया स्क्वायर रूट 3 I0 स्क्वायर। IP की वैल्यू हो गई I0 रूट ओवर 3। अब I0 की वैल्यू भी लिखनी है, I0 तो मैंने माना है। I0 क्या है? इसकी वजह से चाहे उसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी होगी? G M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या है? A है, इंटू स्क्वायर रूट 3। डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, इसके सेंटर की तरफ। अब चाहे इसको आप सेंट्रॉइड बोलो, चाहे इन सेंटर बोलो, चाहे सरकम सेंटर बोलो, चाहे कोई भी सेंटर बोलो, उसी सेंटर की तरफ होगी। डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। ये है नेट इंटेंसिटी। फिर ऐसे और भी अगर क्वेश्चन बनाए जाएं तो कर लोगे? चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। फिर मान लो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब की बार यहां भी मास है, यहां भी मास है, और यहां भी मास है। हमसे कहा जा रहा है इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m। यहां कह रहा है मिड पॉइंट पे आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो। मिड पॉइंट को P मान लेते हैं, P इज द मिड पॉइंट। डिस्टेंस A मान लेते हैं, मतलब इसकी जो साइड है, तो ये A/2 होगी और ये भी A/2 होगी। इसकी वजह से इस पे इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में मान लेते हैं I', इसकी वजह से उसी की तरफ I', मास सेम सेम, डिस्टेंस भी सेम सेम, तो इंटेंसिटी भी सेम, तो ये दोनों एक दूसरे को ही निपटा देंगे। इन दोनों की वजह से P पॉइंट पे इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल, एक्शन लाइन में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट होगी, कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या? सिर्फ ये। तो अब एक छोटी सी प्रॉब्लम बन गई कि भाई एक पॉइंट मास है, इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट है P, अब वहां पे इंटेंसिटी बताओ। तो फॉर्मूला लगा देंगे, इस डिस्टेंस को बस निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना होगा? 60, A cos 60 यानी A/2, देखो A/2 है भी, और ये कितना होगा? ये आएगा A sin 60, यानी कि A रूट ओवर 3/2। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो तो इधर होगी। इसका एरो इन दोनों से छोटा बनेगा, मास तो सेम है लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ये डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी किसी एक की वजह से, और इसकी वजह से इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो फिगर टेक्निकली भी सही बनना चाहिए, ये एरो बड़ा होना चाहिए और ये एरो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। खैर, इसकी वजह से इंटेंसिटी को क्या मान लें? IP मान लेते हैं या I0 मान लेते हैं। तो नेट इंटेंसिटी तीनों की वजह से क्या हुई? IP इज इक्वल्स टू I0, क्योंकि ये दोनों I' क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो IP इज इक्वल्स टू I0 क्या होगा? G M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है? A रूट ओवर 3/2 इसका स्क्वायर कितना होगा जी? 4G M/3 A स्क्वायर न्यूटन पर kg, वो सब लिख लेना। डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया? अच्छा, अभी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं,
है ना, खत्म नहीं हो रहे, अभी तो शुरुआत है। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, और उसके सभी वर्टिसेस पे सेम मास रखा गया हो, तो सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा जीरो होगी। तो इसमें आपको बेसिकली फिगर बना लेना है। ये पॉलीगन तो नहीं है, लेकिन इसमें भी देखो, अगर इसका मास m हो, इसका मास m हो, मिड पॉइंट पे कोई पूछे कि भाई इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर और इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर डालेंगे। तो यहाँ इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी, 0। अगला एग्जाम्पल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ मास और यहाँ मास सपोज सेम हो, m m m, और आपसे पूछा जाए कि सेंटर पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो 0 होगी। कैसे 0 होगी वो भी देख लेते हैं। ये मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब इसी चैप्टर का जो पहला वीडियो था वहाँ भी मैंने ऐसे एग्जाम्पल करवाए थे। वहाँ हम लोग एक मास रखते थे और उस पर फोर्स देखते थे। यहाँ मास नहीं है, स्पेस का एक पॉइंट है, वहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी देख रहे हैं। इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर होगी, इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर होगी, और इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर होगी। अब आप कहोगे सर 0 कैसे होगा, तो 3 है, 4 रहता तो समझ में आता कि 2 आपस में कैंसिल हो गए, 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो 3 है। तो देखो कैसे कैंसिल होगा, यहाँ बनाते हैं फिगर, एक इंटेंसिटी इधर, एक इंटेंसिटी इधर, और एक इंटेंसिटी इधर, ऐसा ही तो है। बीच का एंगल क्या होगा, 120 120 120 बराबर बराबर। या यहाँ से देखो तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो 30 30 कितना हुआ, 60, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 120। इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ये पूरा एंगल 120 है, इसका मतलब ये 60 और ये 60। इस i का अगर हम कंपोनेंट करें तो इधर आएगा i cos 60 और इस डायरेक्शन में आएगा i sin 60। वैसे ही इसका भी कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट इधर i cos 60 और इस डायरेक्शन में i sin 60। अब चाहो तो इसको और इसको हटा दो, अब इससे मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो i/2 और i/2 मिलकर i होगा और वो इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो P और आपसे पूछा जाए कि भाई IP बता दो, तो बिना कुछ कैलकुलेट किए सीधे बता सकते हो कि IP की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर वैसे ही अगर कोई स्क्वायर हो, इसमें भी सभी जगहों पे, सभी वर्टिसेस पे सेम मास रखा गया हो, इसमें भी सेंटर पे नेट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। चलो अगर स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, इसमें भी अगर ये m है, ये m है, ये m है और ये m है, इसमें भी यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। ये अगर P पॉइंट हो तो IP की वैल्यू क्या होगी, 0। IP क्या है, इन चारों की वजह से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। ये आपके लिए होमवर्क है, सोचना। फिर से ये आयत है, रेक्टेंगल, मास सेम नहीं है लेकिन डायगोनली सेम है, यहाँ m, यहाँ m, यहाँ 5m, यहाँ 5m। सोचना 0 होगा कि नहीं होगा, IP क्या होगा, ये है पॉइंट P, होमवर्क। उसी तरह से ये मान लो पेंटागन है, इसमें भी 0 होगा, समझ गए। हेक्सागन है, इसमें भी हर जगह सेम मास रखा है, इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर मान लो ये वायर है, तार ले लिया आपने और उसको रिंग के शेप में लगा दिया। इसके सेंटर पे अगर कोई पूछे तो इसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माना जाए तो ये टुकड़ा अपनी तरफ इंटेंसिटी देगा, ये वाला अपनी तरफ, ये वाला अपनी तरफ, ये वाला अपनी तरफ।
यहाँ टुकड़ा लोगे तो उसको डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक टुकड़ा मिलेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ऐसा ही सभी टुकड़ों की वजह से इंटेंसिटी आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे। यहाँ पे भी नेट इंटेंसिटी एट द सेंटर क्या मिलेगी, 0। तो ये पहली वीडियो थी, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की कि फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे शायद आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा, या शायद आपने किसी की वीडियो में ऐसे नहीं देखा होगा एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आप जब इस वीडियो को देखोगे फिर घर पे थोड़ा स्पेकुलेशन करना, चिंतन करना कि सर क्या समझा रहे थे। देखना रियल लाइफ में जो मैंने रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखे और फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। फिर जितने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे नोट्स के फॉर्म में, उनको भी जरूर से आप देखना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना भाई, और अच्छे से रिवाइज करते रहना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ इसके कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे।